अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीएटी, बिहार टीजीटी पीएटी, झारखंड टीजीटी पीएटी, मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक एक क्रम से आप इकोनॉमिक्स के सभी थियरी को ठीक से पढ़ते नहीं है, तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन और बहुत प्रकार की भ्रांतियां आपके दिमाग में विद्यमान होती है। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही आपको कंप्लीट आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपके कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि एक तरफ आप थियरी को पढ़ते रहिए अर्थात कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि भाई प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं, प्रश्न क्यों गलत हो रहे हैं, उन गलतियों में सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी यहाँ पे होती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर जो बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन केवल और केवल एक बार आपको फीस सबमिट करनी होगी और आप चाहें तो एक से ज्यादा बैच में भी पढ़ सकते हैं, जब चाहे जहां चाहे आप पढ़ सकते हैं। तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर लीजिए। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच अवेलेबल हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट का अलग बैच है, झारखंड में टीजीटी पीजीटी जेट के लिए अलग अलग बैच है, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में सेट के लिए, टेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए अलग बैच मिलेगा, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। राम पुरुष अनुरागी जी, सुनीता गुप्ता जी, नीलम जी, प्रभाकर कुमार जी, संजय जी, रवि कुमार जी, पिंटू यादव जी, राजेश कुमार सिंह जी, सभी लोगों से निवेदन है, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और ध्यान देकर के आपको ये बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन प्रतिष्ठित उपरोक्त में से कौन सा कथन प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के लिए सत्य है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत की अगर जो बात करें तो इसमें कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए, एडम स्मिथ साहब को याद आना चाहिए, एडम स्मिथ साहब याद आने चाहिए। फिर आपको कौन याद आना चाहिए? फिर आपको याद आने चाहिए डेविड रिकार्डो साहब, ठीक है, डेविड रिकार्डो साहब।
फिर आपको कौन याद आनी चाहिए, आपको जेबी से साहब याद आने चाहिए, जेबी से साहब। फिर आपको जेएस मिल साहब याद आने चाहिए, ठीक है, मिल साहब आपको याद आने चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया था, तो चलिए उत्तर करिए। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रतिष्ठित सिद्धांत एडम स्मिथ साहब ने, एडम स्मिथ साहब ने जो कहा उसे कहा जाता है कि ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है। यही बात डेविड रिकार्डो भी कहते हैं, यही बात जेबी से भी कहते हैं और यही बात जेएस मिल भी कहते हैं। तो अब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीय व्यापार सिद्धांत की कौन सी मान्यता है, बेसिकली आपको ये बताना है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत की सबसे पहली मान्यता तो यह है कि इन लोगों का ये कहना था कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। मतलब अगर जो किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उसमें श्रम जो है वही उत्पादन का एकमात्र साधन है, ठीक है। अर्थात अगर जो किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो उत्पादन के साधन केवल और केवल क्या है, श्रम है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला मूल्य का श्रम सिद्धांत मान्य है, बिल्कुल ठीक है, मूल्य का श्रम सिद्धांत उन्होंने दिया, बहुत बार मैंने बताया डेविड रिकार्डो एडम स्मिथ के बारे में। और देश के अंदर श्रम पूर्ण रूप से गतिशील है, ये भी तो कहा था ना कि देश के अंदर श्रम पूर्ण रूप से गतिशील है, लेकिन देश के बाहर श्रम पूर्ण रूप से गतिशील नहीं है, तो ये भी बात ठीक हो जाएगी। और व्यापाररत देशों के मध्य श्रम पूर्ण गतिशील है, नहीं भाई ये बात गलत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के अंदर श्रम गतिशील है, देश के बाहर श्रम गतिशील नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर जी 1, 2 और 3 सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया था, तो भैया ये किसका नाम आपको याद आना चाहिए, एडम स्मिथ का याद आना चाहिए, डेविड रिकार्डो का याद आना चाहिए, जेबी से जेएस मिल की याद आनी चाहिए आपको। इन लोगों ने क्या कहा, जो एडम स्मिथ ने कहा था ना, उन्हीं की, एडम स्मिथ की ही बातों को इन लोगों ने सभी लोग माना था। तो इन्होंने क्या कहा था कि श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है, मूल्य का श्रम सिद्धांत मान्य है और देश के अंदर श्रम पूर्ण रूप से गतिशील है, लेकिन देश के बाहर श्रम गतिशील नहीं है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की निम्नलिखित प्रणाली अपनाता है। इजी सा प्रश्न है लेकिन बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, इजी सा प्रश्न है लेकिन बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की कौन सी प्रणाली अपनाता है, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी न्यूनतम कोष प्रणाली, तो न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई के पास पत्र मुद्रा के बदले, आरबीआई के पास पत्र मुद्रा के बदले स्वर्ण एवं विदेशी प्रतिभूति 200 करोड़ की होनी चाहिए। स्वर्ण एवं विदेशी प्रतिभूति कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़ की होनी चाहिए, जिसमें 115 करोड़, टोटल कितना होना चाहिए, 200 करोड़ होनी चाहिए, और जिसमें 115 करोड़ किस रूप में होना चाहिए, तो स्वर्ण के रूप में होना चाहिए। 115 करोड़ किस में होना चाहिए, स्वर्ण के रूप में होना चाहिए आरबीआई के पास, और बाकी के जो आपके 85 करोड़ बचते हैं ये किस रूप में होने चाहिए, ये प्रतिभूति के रूप में होने चाहिए, प्रतिभूति के रूप में होने चाहिए, प्रतिभूति के रूप में होनी चाहिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की किस पद्धति को अपनाता है, तो न्यूनतम कोष प्रणाली पद्धति, और इसके अंतर्गत आरबीआई के पास 200 करोड़ होने चाहिए स्वर्ण और प्रतिभूति के रूप में, और इसमें से 115 करोड़ स्वर्ण के रूप में आरबीआई के पास होने चाहिए और 85 करोड़ प्रतिभूति के रूप में होने चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला कि अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने बताया था। सभी लोग एक बार पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। फिर देखिए आपको यहीं पे याद आना चाहिए कि आरबीआई एक्ट कब आया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब आया था, 1934 में आया था। इसी के अनुशंसा के आधार पे 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, फिर 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। ये सब आपको याद आना चाहिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई, डाल्टन साहब बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था, तो डाल्टन ने दिया था। और अधिकतम सामाजिक लाभ कहाँ पे होगा,
समाज का लाभ अधिकतम कहाँ पे होगा? तो जहां पे सीमांत त्याग, समाज का सीमांत त्याग किसके बराबर होना चाहिए? सीमांत लाभ के बराबर होना चाहिए, सीमांत लाभ के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के समाज का अधिकतम लाभ होगा। सीमांत त्याग कौन कर रहा है? तो करदाता, करदाता। त्याग कौन कर रहा है? करदाता। और लाभ किसको प्राप्त हो रहा है? उन लोग, समाज को लाभ प्राप्त हो रहा है। किसको लाभ प्राप्त हो रहा है? समाज को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो करदाता जितना पैसा टैक्स दिया है तो उसे जितना त्याग महसूस हुआ है, ये पैसा जब सरकार के थ्रू समाज में जाए तो समाज को इससे उतना ही आनंद की अनुभूति हो, उतना ही लाभ मिले, तभी देश का सामाजिक लाभ अधिकतम होगा। और एक बात उन्होंने और कही थी कि सामाजिक लाभ अधिकतम तभी होगा जब प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होगा। ठीक है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होगी। तो जितने लोग भी अभी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि कर विवर्तन उस प्रक्रिया को दर्शाता है। कर विवर्तन क्या होता है भाई? कर विवर्तन क्या होता है? इजी सी बात है। कर विवर्तन का मतलब क्या होता है? तो कर विवर्तन का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाए, लेकिन वो व्यक्ति ये कर अपने ऊपर नहीं दूसरे के ऊपर टाल दे। जैसे कि हम ये कहें कि अमूल दूध की कंपनी है, ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि अमूल दूध की कंपनी है, अमूल दूध की कंपनी है, तो अमूल दूध के ऊपर आप ये अमूल दूध के ऊपर मान लीजिए कि भारत सरकार जो है वो टैक्स लगाती है। सरकार क्या करती है कि अमूल दूध के ऊपर 2 रुपए टैक्स और लगा देती है, 2 रुपए टैक्स जो है वो इंक्रीज करती है। तो अब अमूल दूध का जो ऑनर है वो ये करेगा कि भैया हम जो ये 2 रुपया सरकार ने टैक्स हमारे ऊपर लगाया है ना प्रति लीटर, ये 2 रुपए हम क्रेता से लेंगे, अर्थात जो उपभोग कर रहा है उससे हम लेंगे। तो ये 2 रुपया टैक्स वो किसके ऊपर डाल देगा? उपभोक्ता के ऊपर डाल देगा। और उपभोक्ता के ऊपर कैसे डालेगा कि जो दूध पहले 60 रुपए मिल रहा था, अब वो उपभोक्ता को 62 रुपया पर केजी के हिसाब से देगा, 62 रुपए पर केजी के हिसाब से देगा। अर्थात कर किसके ऊपर लगाया? सरकार ने कर किसके ऊपर लगाया? अमूल दूध की कंपनी के ऊपर लगाया। लेकिन अमूल दूध ने क्या किया कि ये कर किसके ऊपर डाल दिया? ये उपभोक्ता के ऊपर डाल दिया। अर्थात सरकार ने 2 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स अगर जो अमूल दूध के ऊपर लगाया, तो ये 2 रुपए अमूल टैक्स किससे वसूल कर रहा है? उपभोक्ता से। अर्थात सरकार ने टैक्स किसके ऊपर डाला? अमूल दूध की कंपनी के ऊपर। लेकिन अमूल दूध की कंपनी ने अपने ऊपर ये पड़ा टैक्स उपभोक्ता के ऊपर डाल दिया। तो इसे ही हम बोलते हैं कर विवर्तन। अर्थात कर का मौद्रिक भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे हस्तांतरित हो जाता है, ठीक है, और कर का वास्तविक भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे हस्तांतरित हो जाता है। अर्थात जितने लोग भी ए और बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि हीनार्थ प्रबंध की नीति की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि, अब हीनार्थ प्रबंध को एक और नाम से जाना जाता है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि हीनार्थ प्रबंध को हम किस और नाम से जानते हैं? तो हीनार्थ प्रबंध को कहा जाता है घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था। हीनार्थ प्रबंध को और किस नाम से जानते हैं? देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। हीनार्थ प्रबंध को और किस नाम से जानते हैं? घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था, वित्त व्यवस्था। और घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब ये होता है कि सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय कर रही है। अर्थात सरकार की जितनी आय है उससे ज्यादा मुद्रा अर्थव्यवस्था में सरकार क्या कर रही है? रिलीज कर रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जब अपनी आय से ज्यादा व्यय अर्थव्यवस्था में करेगा, तो जाहिर सी बात है कि सरकार जब ज्यादा व्यय करेगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था में क्या होगी? मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो पैसा तो सबके पास आएगा ना। जैसे मान लीजिए कि सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है और 50,000 करोड़ रुपए वो अर्थव्यवस्था में डालती है, तो अब ये 50,000 करोड़ रुपए किसी एक व्यक्ति के पास थोड़ी रहेगा।
अगर जो किसी एक व्यक्ति के पास चला भी जाएगा तो ये व्यक्ति पैसा खर्च करेगा ना, तो धीरे 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 करके ये 50,000 करोड़ ये पूरी अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो पैसा सबके पास चला आएगा। तो जब पैसा सबके पास आ जाएगा तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, और जब आपकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो आप क्या करेंगे कि जब पैसा आपके पास हो जाएगा, आपकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, तो आप अपने मांग को बढ़ा देंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप मांग को बढ़ा देंगे। तो एक व्यक्ति हजारों वस्तुओं की मांग करता है, लेकिन क्या वो किसी एक वस्तु का उत्पादन करता है? तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उत्पादन करते हैं। तो मांग तो कोई भी बढ़ा सकता है, लेकिन उत्पादन कोई बढ़ा सकता है क्या? नहीं बढ़ा सकता है। तो मांग में वृद्धि तो लोग कर लेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है, लेकिन उतनी तेजी से उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा, अर्थात पूर्ति नहीं बढ़ पाएगा। तो जब किसी वस्तु की अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा होगी और उस वस्तु की पूर्ति अर्थव्यवस्था में कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु की कीमतों में वृद्धि आ जाएगी, और उस वस्तु की कीमत में वृद्धि आ जाएगी तो हम कहेंगे कि मुद्रास्फीति आ गई है। ठीक है, वस्तुओं की कीमतों में जब वृद्धि होती है तो महंगाई आती है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। तो एक लाइन की बात है, समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। तो हीनार्थ प्रबंध को घाटे की वित्त व्यवस्था बोलते हैं, और हीनार्थ प्रबंध या घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब ये होता है कि सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करता है, और सरकार जब ज्यादा व्यय करेगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, और जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो पैसा लोगों के पास आएगा, तो मांग तो लोग बढ़ा देंगे, लेकिन मांग बढ़ सकता है, लेकिन उत्पादन उस तरीके से नहीं बढ़ सकता है। तो मांग में वृद्धि बहुत हो जाएगी, आपूर्ति कम रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में बहुत बढ़ जाएगी और पूर्ति कम होगा, तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसे ही तो हम कहेंगे कि मुद्रास्फीति आ गई। तो ये मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला, बजट घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार सदाई होगा। देखिए, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप थियरी की क्लास जरूर ज्वाइन करिए, आप कॉन्सेप्ट की क्लास जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म है ना जिसको आप नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, और एक बार समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, जब एक बार आप समझ लेंगे फिर जिंदगी भर भूलेगा नहीं। इकोनॉमिक्स भूलने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो जो लोग भी एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से कोर्स परचेज कर लीजिए। वहां पे आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है आपके सिलेबस के अनुसार। कंप्लीट मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स आपको दे रहा हूँ। आपको वहां पे मैं टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी दे रहा हूँ, और करंट भी मैं करा रहा हूँ। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ ये सारी चीजें दी जा रही हैं। ईमानदारी से इन सारी चीजों को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। बहुत कम समय में सब कुछ कवर हो जाएगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? या किसी को कोई भी इंक्वायरी हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब इजी सी बात है भैया कि बजट घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा का आकार सदा क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि राजकोषीय घाटा एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है और बजटीय घाटा एक छोटी टर्मिनोलॉजी है। बजटीय घाटे का फॉर्मूला क्या होता है और राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि बजटीय घाटे का फॉर्मूला क्या होता है और राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला क्या होता है। अगर जो राजकोषीय घाटे की का फॉर्मूला मैं बताऊं तो क्या होगा, और बजटीय घाटे का फॉर्मूला क्या होगा? राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज भुगतान, यही होता है ना। लेकिन अब आप बता दीजिए बजटीय घाटा क्या होता है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में सत्य है? स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में कौन सी बातें ठीक है? चल, तो ये भी आसान सी बात है, ये भी आसान सी बात है। स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसका मतलब क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है
जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसे ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, और जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसको कहते हैं? तो स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक देश जब दूसरे देश में अपनी वस्तुओं को लेकर के जाएगा तो उस देश की गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएगी उस वस्तु पे, अर्थात प्रशुल्क नहीं लगाएगी। ना ही वो सरकार कोई कोटा निर्धारित करेगी और ना ही वो सरकार कोई अभ्यंश निर्धारित करेगी। स्वतंत्र व्यापार का मतलब ये होता है कि आप हमारे देश में आइए, अपने वस्तुओं को बेचिए और हम आपके देश में जाकर के अपने वस्तुओं को बेचेंगे। हमारे देश की सरकार किसी भी प्रकार का कोटा, किसी भी प्रकार का अभ्यंश या किसी भी प्रकार का प्रशुल्क इन आयातित निर्यातित वस्तुओं के ऊपर नहीं लगाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुक्त व्यापार संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को प्रेरित करते हैं। अगर जो भारत के पास अभ्रक है और भारत पूरे अभ्रक को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है तो भारत इसे अमेरिका ले जाए, ठीक है, अमेरिका ले जाए, अमेरिका ले जाकर के लाभ कमाए। तो मुक्त व्यापार संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को प्रेरित करता है। मुक्त व्यापार एकाधिकार के सृजन को रोकता है, एब्सोल्युटली 100% ठीक है, एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकता है। अगर जो मुक्त व्यापार रहेगा तो बहुत सारे देश किसी भी देश में जाएंगे और अपनी वस्तुओं को बेचेंगे, तो फिर वहां पे एकाधिकार कहाँ बचेगा? वहां तो पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगी। और मुक्त व्यापार औद्योगिक संरचना में विविधीकरण लाते हैं, बिल्कुल ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आप देखते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला कि आय में परिवर्तन और निर्यात में परिवर्तन का अनुपात को कहते हैं। क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत सी बात है, आपको जाननी चाहिए, बहुत खूबसूरत सी बात है एक यहाँ पे आपको जाननी चाहिए। क्या आपको जाननी चाहिए? क्या आपको जाननी चाहिए? बताइए भाई, क्या जाननी चाहिए? कि k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। पता है? किसको किसको पता है? हाथ उठाओ। किसको किसको पता है? सभी लोग हाथ उठाइए। तो देखिए, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि विदेशी व्यापार गुणक, तो जितने लोग भी विदेशी व्यापार गुणक बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। विदेशी व्यापार गुणक ये बताता है, विदेशी व्यापार गुणक ये बताता है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में निर्यात में वृद्धि होगा तो जितनी तेजी से निर्यात में वृद्धि हो रहा है ना, उसके के गुना वृद्धि, मतलब कई गुना वृद्धि जो होगा उस देश की राष्ट्रीय आय में होगी, उस देश के राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। और विदेशी व्यापार गुणक का फार्मूला क्या होता है सभी लोग कमेंट करके बताइए। व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत, चलिए अच्छा सा प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है? और देखिए, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, कभी काल ऐसा होता है कि मैं आपके व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया है तो मैं रीड नहीं कर पाया, तो अगर जो मैं नहीं रीड कर पाया तो आप मुझे कॉल करिए, तब तक कॉल करिए जब तक आपकी समस्या दूर नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक आध बार कॉल कर लेते हैं फिर फ़ोन ही नहीं करते। तो आप मुझे तब तक फ़ोन करिए जब तक आपकी समस्या दूर नहीं हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कांटेक्ट रहता है, कभी कभी चीज़ें क्या होती है स्किप हो जाती हैं, कभी कभी किसी का नंबर स्किप हो जाता है, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप कॉल जरूर किया करिए मुझे, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं। व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया था? तो अवसर लागत सिद्धांत हैबरलर ने दिया था। हैबरलर की मान्यताओं को बताइए एक एक करके, हैबरलर की मान्यताओं को बताइए कमेंट करके सभी लोग कि हैबरलर साहब ने कौन सी मान्यता दी थी, इनकी मान्यताओं के बारे में आप हमें बताइए। और ये व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के काट में है। व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसने दिया था? रिकार्डो ने दिया था। रिकार्डो ने क्या कहा था? रिकार्डो ने कहा था कि दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देशों में तुलनात्मक लागत का अंतर पाया जाता है। लेकिन हैबरलर साहब आते हैं तो कहते हैं नहीं भैया, हमें अवसर लागत के कारण लाभ प्राप्त होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे
बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निर्यात की किसी मात्रा के बदले में आयात की जाने वाली अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है। क्या उत्तर आ रहे भाई? चलिए, सदानंद मिश्रा जी, नौशाद अली जी, उमेश गुप्ता जी, तस्नीम खान जी, फरीन फातिमा जी, संजय कुमार जी, सर्वेश कुमार जी, संजय लाल जी, ठीक है, नीलम कुमारी जी, लाल बहादुर जी। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए भाई बताइए, डी बोल रहे हैं प्रस्ताव वक्र, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी प्रस्ताव वक्र की बात बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। प्रस्ताव वक्र की अवधारणा किसने दिया था? तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा मार्शल ने दिया था ना, मार्शल ने दिया था ना। और क्या बोला था मार्शल ने? मार्शल ने क्या बोला था कि दो देशों के बीच व्यापार के शर्तों का निर्धारण उस बिंदु पे होगा जहां पे प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को क्या करते हो? काटते हो। प्रस्ताव वक्र की अवधारणा मार्शल ने दिया था। क्या बोला था? कहा था कि दो देशों के बीच व्यापार शर्त का निर्धारण उस बिंदु पे होगा जिस बिंदु पे दोनों वक्र आपस में एक दूसरे को काटते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि ओहलीन की सापेक्षिक साधन प्रचुरता की कीमत कसौटी के अनुसार देश ए में पूंजी प्रचुरता है जब पूंजी और श्रम की कीमतों का अनुपात आपको बताना है। अब देखिए, अगर जो आपने हेक्सर ओलिन को पढ़ा होगा, हेक्सर ओलिन को आपने पढ़ा होगा, तो हेक्सर ओलिन का क्या कहना था? हेक्सर ओलिन का कहना था कि देखिए भैया, साधन प्रचुरता में भिन्नता के कारण दो देश आपस में व्यापार करते हैं। अगर दो देश है और अगर किसी देश के पास श्रम ज्यादा मात्रा में विद्यमान है तो उसे श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके उसका निर्यात करना चाहिए। और यदि किसी देश में पूंजी ज्यादा मात्रा में विद्यमान है तो उसे पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात करना चाहिए। ठीक है, हाँ। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे, ए बोल रहे, बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। ठीक है, देखिए ये क्या पूछ रहा है कि ओहलिन की सापेक्षिक साधन प्रचुरता की कीमत कसौटी के अनुसार ए में पूंजी की प्रचुरता है। मान लीजिए कि दो देश है ए और बी, तो अगर जो ए के पास पूंजी है तो जाहिर सी बात है कि बी के पास क्या होगा? बी के पास श्रम ज्यादा होगा। ठीक है, बी के पास श्रम ज्यादा होगा। ए में पूंजी की प्रचुरता है जब पूंजी और श्रम की कीमतों का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? बी की तुलना में ए से अधिक होगा ना। पूंजी और श्रम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूंजी, ये वाली पॉइंट को देखिए, पूंजी और श्रम की कीमतों का अनुपात क्या होगा? तो बी की तुलना में ए से अधिक होगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करिए, बहुत आसानी से इस बात को सीख जाएंगे। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि हैबरलर के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में हैबरलर के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में दोनों में से कोई भी देश पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं करेगा यदि उत्पादन होता है। खूबसूरत सा प्रश्न। चलिए भाई बताइए कि हैबरलर के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में दोनों में से कोई भी देश पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं प्राप्त करेगा यदि उत्पादन हो रहा है। एक देश किस स्थिति में पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं प्राप्त करेगा, बेसिकली आपको यही जानना है। अब अगर जो आप हैबरलर का अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत पढ़े होंगे तो मैं पहली या दूसरी लाइन में ही ये बातें बताता हूं आपको। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो विशिष्टीकरण तब तक नहीं हासिल होगा जब तक वो देश क्या हो? घटते प्रतिफल के नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रहे हैं। क्योंकि घटते प्रतिफल के नियम के अंतर्गत उत्पादन होने का मतलब ही यही है कि
जो उत्पादन लागत है वो अधिकतम है, लेकिन उत्पादन जो है वो अभी अधिक उत्पादन में विशिष्टीकरण नहीं प्राप्त किया गया है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अब ये बच्चों वाला प्रश्न है, अगर जो आप थियरी पढ़े तो बच्चों वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सहभागी देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के निम्नलिखित स्वरूपों में से कौन सबसे निर्बल स्वरूप है। हाँ ठीक है, कि सहभागी देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के निम्नलिखित स्वरूपों में से कौन सबसे निर्बल स्वरूप है। तो क्या उत्तर आ रहे भाई, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सबसे निर्बल। ठीक है, निर्बल की बात हो रही है, सबल की बात नहीं हो रही है। क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है। अगर जो आर्थिक संघ की बात करें तो ये सबसे सबल है, क्योंकि आर्थिक संघ जो है वो क्या करता है, आर्थिक संघ जो है वो सभी देश मिल करके आपस में आर्थिक सहयोग की भावना विकसित करते हैं कि हम आपके देश में व्यापार करेंगे, आप हमारे देश में व्यापार करिए। आसानी से वो ये चाहते हैं कि हम अपने सभी देश अपने उत्पादन को अधिकतम करें और देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाएं, जिससे सभी देशों का विकास हो। लेकिन यहाँ पे निर्बल की बात कर रहा है सर, निर्बल की बात कर रहा है, निर्बल की बात कर रहा है। तो सहभागी देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के निम्नलिखित सहयोग स्वरूपों में से कौन सा सबसे निर्बल स्वरूप है। थोड़ा आराम से करिए, सबसे निर्बल कौन सा होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं साझा बाजार, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा यार। लेकिन पता है साझा बाजार क्यों बोल रहे हैं, साझा बाजार में कैसे निर्बल होगा, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र मतलब स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, डी नहीं होगा। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र का मतलब, ठीक है ठीक है, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र का मतलब कि किसी के मध्य कोई भी समझौता नहीं हुआ है। ठीक है, किसी के मध्य कोई भी समझौता नहीं हुआ है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। ए वाले कितने हैं, ए वाले कितने हैं, ठीक है, ए वाले कितने हैं। हाँ, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, और जो लोग भी एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर रहे हैं कृपया अभी कॉल या व्हाट्सएप मैसेज न करिए। ठीक, हाँ, कि कथन दिया गया है कि आयात प्रशुल्क। अब आयात प्रशुल्क का मतलब क्या होता है, तो भैया देखिए जब एक सीमा से दूसरी सीमा में वस्तुएं जाती है, अर्थात जब आयात और निर्यात होता है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे ही प्रशुल्क कहा जाता है। आयातित निर्यातित वस्तुओं के ऊपर जब टैक्स लगता है तो उसे ही प्रशुल्क कहा जाता है। तो ये प्रश्न पहले पढ़िए कि आयात प्रशुल्क लगने पर आयातित वस्तु की कीमतों में वृद्धि की संभावना होती है। बिल्कुल ठीक है भाई, अगर जो चीन भारत में वस्तुओं को निर्यात कर रहा है, अर्थात भारत उस वस्तु का आयात कर रहा है और चीन की वस्तुएं भारत के सीमा के अंदर आ रही है और भारत सरकार उस पर कर लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 10 रुपए की वो वस्तु मान लीजिए कि आ रही थी, लेकिन सरकार उस पर 2 रुपए का टैक्स भी ले रहा है, तो उसकी कीमत में क्या आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। प्रशुल्क लगेगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, देयर इज नो डाउट। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि यह कीमत वृद्धि व्यापाररत देशों में वस्तु की मांग व पूर्ति की लोच पे निर्भर करती है। बिल्कुल ठीक है कि प्रशुल्क कितना लगेगा ये वस्तु की मांग की लोच पे निर्भर करती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सत्य है
और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे बहुत सारी वस्तुएं होती है जिसपे सरकार बहुत टैक्स नहीं लगा सकता है, जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल अगर जो हम आयात कर रहे हैं तो भारत सरकार इस पे बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार अगर जो बहुत टैक्स लगा देगा तो पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा, और जब बहुत महंगा हो जाएगा तो इससे हमारे देश के कल्याण में कमी आएगी, क्योंकि पेट्रोल की मांग तो सबको है ना। तो सरकार देखती है कि कौन सी वस्तुएं हमारे लिए नेसेसरी है, जो नेसेसरी होती है उस पर सरकार कम प्रशुल्क लगाती है, और जो अननेसेसरी वस्तुएं होती है उस पर सरकार प्रशुल्क ज्यादा लगाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ कुछ विस्की ऐसी आती है, मतलब एल्कोहल ऐसा आता है जो 10,000 रुपए का एक बॉटल मिलता है, 10,000 रुपए का 10,000 रुपए उसकी प्राइस होती है एक बॉटल की, या 20,000 रुपए की होती है, या 50,000 रुपए का आता है एल्कोहल। तो उस पर सरकार क्या करेगी? उस पर सरकार टैक्स ज्यादा लगाएगी। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे ठीक बोलेंगे। अगला, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? चलिए भाई, सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। सोमवती जी, राजकुमार प्रजापति जी, नीलम कुमारी जी, घनश्याम अनुरागी जी, सदानंद जी, रोहित कुमार जी, नौशाद अली जी, रोहित कुमार जी, बुद्धराज जी, ज्योति चौरसिया जी, प्रिया सिंह जी, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। जितने लोग क्लास देख रहे हैं उतना भी लाइक शेयर नहीं है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ की याद आनी चाहिए। आईएमएफ अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ की स्थापना कब होती है? आईएमएफ की स्थापना 1945 में होती है। आईएमएफ काम कब शुरू करता है? 1947 में। आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए साख प्रोवाइड करता है। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य है कि वो अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन दूर करने के लिए साख प्रोवाइड करता है। और आईएमएफ के साथ ही विश्व बैंक की भी स्थापना हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की भी स्थापना 1945 में ही होती है, लेकिन विश्व बैंक कार्य शुरू कर देता है 1946 में। ठीक है, तो आईएमएफ और विश्व बैंक को जुड़वा संस्थाएं कहा जाता है या जुड़वा बहने कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन से निपटने के लिए क्या करती है? साख प्रोवाइड करती है। और ऑप्शन में क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में निरक्षरता को दूर करने में सहायता दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए उसे साख प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, गुडसॉग कैसल साहब। गुडसॉग कैसल साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि किन्हीं दो देशों की मुद्राओं की विनिमय दर, किसी दो देशों की मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। आंतरिक क्रय शक्ति की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको भारत में $1 चाहिए, $1 आपको चाहिए, तो $1 के लिए कितना रुपया आपको देना पड़ेगा? 84 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात $1 की क्रय शक्ति कितनी है? 84 रुपए की है। 84 रुपए की वस्तु को अगर जो आप खरीदना चाहते हैं तो $1 दे करके आप खरीद सकते हैं। तो ये बात किसने बताई थी? गुडसॉग कैसल ने बताई थी। और कब बताई थी? 1922 में बताई थी। तो याद रखिएगा 1922 में। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि भूमि या आय एवं धन के वितरण में असमानता को मापा और दर्शाया जाता है। आज ही एप्लीकेशन पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था लारेंज वक्र। स्टैटिक्स की क्लास चल रही है एप्लीकेशन पे अभी, और जब मैं आपको प्रकीर्णन अपकिरण को पढ़ा रहा था
तो उसी में मैं आपको बता रहा था लॉरेंज वक्र के बारे में। तो आज जब मैं लॉरेंज वक्र पढ़ा रहा था तो जो लोग एप्लीकेशन पे क्लास को ज्वाइन किए होंगे, सबसे पहली लाइन हमने यही लिखवाई थी कि लॉरेंज वक्र क्या मापता है। तो हमने लिखवाया था कि आय में विषमता को, या धन में विषमता को, या भूमि में विषमता को। यही बात मैंने लिखवाई थी, जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको याद होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और लॉरेंज गुणांक कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? 0 से लेकर के 100 तक। ठीक है, 0 से लेकर के 100 तक। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, असीमित श्रम पूर्ति के साथ अतिरेक आर्थिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। अगर जो आपको ये बात पता है ना, ये सिद्धांत आपने एक बार जिंदगी में पढ़ लिया है ना, तो दोबारा नहीं भूलेगा। मैं एक लाइन में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरी जिंदगी भर आपको ये बातें याद रहेंगी, पूरी जिंदगी भर आपको ये बात याद रहेगी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, तो देखिए, एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम क्या था? एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था लेविस। ठीक है, लेविस साहब ने, तो लेविस ने श्रम की असीमित श्रम पूर्ति का सिद्धांत दिया। किस परिप्रेक्ष्य में? आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में। लेविस ने असीमित श्रम पूर्ति का सिद्धांत दिया, किसके संदर्भ में? आर्थिक विकास के संदर्भ में। और इस सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा? इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र तो है पूंजीवादी, या ठीक है, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है जीवन निर्वहन क्षेत्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र है। पहला जो है वो है जीवन निर्वाह क्षेत्र। जीवन निर्वाह क्षेत्र, जीवन निर्वाह क्षेत्र, इसका मतलब क्या होता है? जीवन निर्वाह क्षेत्र मतलब अर्थव्यवस्था में ऐसे लोग हैं जो जीवन निर्वाह कैसे भी कर रहे हैं। मतलब जीवन निर्वाह क्षेत्र क्या हो जाएगा? कृषि। मतलब अर्थव्यवस्था में एक तरफ लोग कृषि में संलग्न है, और अर्थव्यवस्था का जो दूसरा क्षेत्र है वो है पूंजीवादी क्षेत्र। पूंजीवादी क्षेत्र, पूंजीवादी क्षेत्र का मतलब कि ऐसे क्षेत्र जहां पे उद्योग कार्य कर रहे हैं। पूंजीवादी क्षेत्र, पूंजीवादी क्षेत्र का मतलब कि उद्योग जहां पे कार्य कर रहे हैं। तो लेविस ने ये बोला था कि देखिए भैया, जो विकासशील देश होते हैं या जो अल्प विकसित देश होते हैं ना, वहां पे श्रम का अतिरेक पाया जाता है। अर्थात कृषि क्षेत्र में जो जीवन निर्वहन क्षेत्र होता है, इसमें श्रम का अतिरेक पाया जाता है। बहुत सारे श्रमिक ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी रूप से कृषि सेक्टर में लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो देश को आर्थिक विकास करना है तो लोगों को कृषि छोड़ करके उद्योगों की तरफ पलायित करना होगा। और जब कृषि क्षेत्र में जो श्रम का अतिरेक है, श्रम अतिरेक अगर कृषि क्षेत्र का समाप्त हो जाएगा, तब वहीं से देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। सो इजी सी बात है। असीमित श्रम पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था? लेविस ने दिया था। क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, जीवन निर्वाह क्षेत्र और पूंजीवादी क्षेत्र। जीवन निर्वाह क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में उन्होंने बताया कि श्रम का अतिरेक है, अर्थात जितने लोग कृषि क्षेत्र में लगे रहने चाहिए उससे कहीं बहुत बड़ी मात्रा में लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो श्रम का अतिरेक है उसको आप पलायित कर दीजिए उद्योगों के तरफ। जैसे आप कृषि में जैसे आप कृषि से लोगों को पलायित करेंगे औद्योगिक क्षेत्र में, वैसे वैसे उद्योगों की तरफ श्रम शक्ति बढ़ेगी। और जैसे ही कृषि में श्रम का अतिरेक खत्म हो जाएगा, उद्योग को बहुत बड़ी श्रम शक्ति मिलेगी और उद्योग का तेजी से विकास होगा। और उद्योग का जब विकास होगा तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। अगला, संतुलित विकास का प्रत्यय संबंधित है। क्या उत्तर होगा भाई? कि संतुलित विकास का प्रत्यय है। तो संतुलित विकास के अंतर्गत अगर जो हम लोग बात करें तो संतुलित विकास की अवधारणा, संतुलित विकास का मतलब क्या होता है? तो संतुलित विकास का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं या जितने भी उद्योग हैं, इन सभी क्षेत्रों में अर्थात सभी उद्योगों में समान रूप से निवेश किया जाए। जो अर्थव्यवस्था में श्रम व पूंजी है, जो अर्थव्यवस्था में श्रम व पूंजी है,
वो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश किए जाए, सभी क्षेत्र में इसका क्या किया जाए, समान निवेश किया जाए। अर्थव्यवस्था में जो श्रम व पूंजी है उसको सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश किया जाए ताकि सभी क्षेत्रों का विकास हो और सभी क्षेत्र आपस में परस्पर मांग व पूर्ति को क्रिएट करें, जिससे देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। और ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी रैगनर नर्स ने। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि संतुलित विकास की अवधारणा के समर्थक कौन कौन थे, तो एडम स्मिथ साहब भी थे, फ्रेडरिक लिस्ट भी थे, रोजेस्टीन रोडान थे, रैगनर नर्स थे, लेविस थे, सीटोवास्की थे, उसके बाद यंग साहब भी थे और लेवेंस्टीन साहब भी थे। इन सबको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और असंतुलित विकास की अवधारणा किसने दिया था, हर्ट्जमैन ने दिया था। अगला कि हैरेड मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए भैया, हैरेड डोमर मॉडल पढ़े होंगे तो अच्छे से बताइए इस प्रश्न का उत्तर। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार के समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, या यूं कहें कि आप हमेशा एक भ्रांति में फंसे रहते हैं, क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्रियों को अलग अलग जगहों पे पढ़ना है। अगर जो इसको क्रम से नहीं पढ़ेंगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा। तो पूरी थियरी आपको एक क्रम से पढ़ाई जा रही है। कंप्लीट आपको मेरे द्वारा लिखा हुआ कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, समय समय पे सप्ताह में कम से कम एक टेस्ट दीजिए। टेस्ट दे करके देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए। फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप मुझे एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है कि हैरेड मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हैरेड डोमर मॉडल अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इन्होंने क्या कहा था, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव है। फिर इन्होंने क्या कहा था कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। फिर सबसे महत्वपूर्ण इनकी मान्यता क्या है कि बंद अर्थव्यवस्था है, मतलब ये अर्थव्यवस्था किसी अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई भी तालमेल नहीं रखता है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि सीमांत बचत की प्रवृत्ति जो होती है वो स्थिर होती है। फिर उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने बोला कि बचत तथा निवेश उसी वर्ष की आय से संबंध रखता है। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि तकनीकी का चुनाव पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो गया भाई, टेक्नोलॉजी को उन्होंने स्थिर माना था, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया, कोई दिक्कत। चलिए कौन सी ऐसी बात होती है कि सभी लोग हंसने लगते हैं, हाँ? चलिए क्या उत्तर होगा, जितने भी ब्लैक हुए हैं सब दूसरे नंबर से आकर के मैसेज कर रहे हैं। कल एक लोग कहे कि जो ब्लैक हो गए सर वो पढ़ने नहीं आते, तो हमने उनसे कहा कि हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको हमसे ज़्यादा आप नहीं जानते, वो किसी भी कीमत पे आएंगे पढ़ने, किसी भी कंडीशन में वो आएंगे एक बार नहीं, उनको 3 बार भी ब्लॉक किया जाएगा तो आएंगे।
है ना। हमारे स्टूडेंट ऐसे नहीं है कि अगर जो उनको ब्लॉक कर दिया जाए तो पढ़ने ही नहीं आएंगे। आज से थोड़ी पढ़ रहे, बहुत दिनों से पढ़ रहे। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि ठीक है, जो भी ब्लॉक है मैं बहुत जल्दी अनब्लॉक करवा दूंगा, परेशान ना होइएगा। अनब्लॉक हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे, सब अनब्लॉक हो जाएंगे एक बार में, सब अनब्लॉक हो जाएंगे। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि आधुनिक, जैसे जो लड़के या लड़कियां खास करके नाम चेंज करके आते हैं ना, उनकी वो जैसे ही कुछ टाइप करते हैं वो मुझे पता चल जाता है कि वो कौन है ना, क्योंकि आपकी भाषा शैली नहीं बदलती है, आपकी भाषा शैली वही होती है, उसी प्रकार की बातें होती है ना। चलिए अगला प्रश्न। चलिए कि आधुनिक आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषता रही है, क्या विशेषता रही है भाई? आधुनिक आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषता क्या रही है? तो आर्थिक विकास जब होगा तो जाहिर सी बात है कि जब किसी देश का आर्थिक विकास होगा तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक बढ़ेगी, देयर इज नो डाउट। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति उत्पाद बढ़ेगा, प्रति इकाई श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होगी, आधुनिक प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रयोग होगा, मतलब ये जितनी भी सारी चीजें हैं सबसे क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होगा, और जब उत्पादन में वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है कि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और जब देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जब देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश क्या करेगा? देश आर्थिक विकास करेगा। देश क्या करेगा? आर्थिक विकास करेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न ये रहा कि रोजेस्टीन रोडान के अनुसार अर्थव्यवस्था के विकास की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? बताइए। रोजेस्टीन रोडान के अनुसार अर्थव्यवस्था के विकास की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? बताइए। हाँ ठीक है, रोजेस्टीन रोडान ने क्या दिया था, क्या बोला था? बड़े धक्के का सिद्धांत दिया था ना रोजेस्टीन रोडान ने। बड़े धक्के का सिद्धांत, प्रश्न पूछा जाता है कि बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया था? तो रोजेस्टीन रोडान ने दिया था। क्या है ये बड़े धक्के का सिद्धांत? तो ये बड़े धक्के का सिद्धांत ये बताता है कि जो विकासशील देश या जो अल्प विकसित देश होते हैं, जब यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है ना, जब इस देश में जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम होने लगता है। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा, और जब प्रति व्यक्ति आय कम होता है तो वो देश क्या होता है? गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है, गरीबी के कुचक्र में वो देश फंस जाता है। और जब गरीबी के कुचक्र में फंस जाता है तो ऐसी स्थिति में उस अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पे निवेश की जरूरत है, बड़े पैमाने पर निवेश जरूरी है। और जब बड़े पैमाने पे निवेश बढ़ाया जाएगा, जब बड़े पैमाने पे निवेश बढ़ाया जाएगा तो जब निवेश बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में मांग भी बढ़ेगी, और मांग के साथ साथ पूर्ति भी बढ़ेगी, और मांग व पूर्ति जब तेजी से बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, जब उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और जब देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश का क्या होगा? आर्थिक विकास होगा, देश का आर्थिक विकास होगा। ठीक है, तो इजी सी बात है। तो जितने लोग भी, हाँ हाँ ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, हाँ ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, निवेश का एक बृहद एवं संतुलित कार्यक्रम, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 2-3 लाइन में मैं रोजेस्टीन रोडान के बड़े धक्के के सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार आप समझ जाएंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। रोजेस्टीन रोडान ने बड़े धक्के का सिद्धांत दिया था। बड़े धक्के के सिद्धांत के अंतर्गत रोजेस्टीन रोडान ने ये कहा
कि जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाती है, और जब प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाती है तो गरीबी के कुचक्र में वो देश फंस जाता है। मतलब लोगों के पास आय ही नहीं होती है कि वो निवेश करें, तो गरीबी के कुचक्र में फंस जाएगा, मतलब अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को बड़े पैमाने पे निवेश करना चाहिए, ताकि सरकार जब बड़े पैमाने पे निवेश करेगा तो एक तरफ मांग बढ़ेगा, दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगा। तो जब मांग व पूर्ति दोनों बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। अगला, आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। ये भी कुछ उसी तरीके का मिलता जुलता सिद्धांत है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग यार लाइक और शेयर तो कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। राजकुमार जी, राजेश जी, लक्ष्य जी, सर्वेश कुमार जी, ज्योति चौरसिया जी, रोहित कुमार जी, सानू जी, लवकेश कुमार जी, दीना प्रसाद जी, मीनू यादव जी, कंचन साहू जी, फरीन फातिमा जी, तस्लीम खान जी, सर्वेश कुमार जी, सदानंद मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, घनश्याम अनुरागी जी, नौशाद अली जी, प्रियांशु जी, एसपी गुप्ता जी, भगवंती जी, रोहित कुमार जी, दीपमाला पाल जी, प्रिया जी, कंचन साहू जी। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। बच्चों वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसने दिया था, तो बताइए। तो आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत लेवेंस्टीन ने दिया था, और उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की बात रखी। उन्होंने भी यही कहा कि देखिए भैया, जब जो अल्प विकसित देश होते हैं ना, जब उनकी जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने के कारण, जब उस देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा। और जब प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा, मतलब प्रति व्यक्ति आय कम होने का मतलब कि प्रति व्यक्ति आय अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाएगा, न्यूनतम बिंदु पे आ जाएगा। और जब न्यूनतम बिंदु पे आ जाएगा तो निजी निवेश में कमी आ जाएगी, ठीक है, निजी निवेश में अर्थव्यवस्था में कमी आ जाएगी। और जब निवेश में कमी आ जाएगी तो ऐसी स्थिति में न कोई मांग होगा और ना ही कोई पूर्ति होगा, तो अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में फंसी रहेगी। तो इस स्थिति से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए आवश्यक मात्रा में न्यूनतम निवेश की जरूरत होती है, ताकि जब निवेश बढ़ाया जाएगा तो उससे अर्थव्यवस्था में थोड़ी तेजी आएगी और मांग भी बढ़ेगा और पूर्ति भी बढ़ेगा। मांग और पूर्ति जब दोनों बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश का आर्थिक विकास होगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो क्या होगा, देश का आर्थिक विकास होगा। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। देखिए ये जितनी भी थियरी है ना, अगर जो एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे ना, तो ये जिंदगी भर कभी भी भूलने वाले नहीं, है ना, कभी भी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। और फीस बहुत कम है, बहुत सारे बच्चों को लगता है 2000 रुपये फीस है। भाई मैं 200 से ऊपर क्लासेस आपको प्रोवाइड करता हूँ, पूरी इकोनॉमिक्स कम से कम मैं 200 से 230 से 240 क्लास में खत्म करता हूँ, 240 क्लास में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। एक क्लास की कीमत 10 रुपये के बराबर नहीं, कंप्लीट आपको उसमें नोट्स भी दिया जा रहा है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर भी दिया जा रहा है, करंट भी दिया जा रहा है, सारी चीजें आपको दी जा रही। बस इत्मीनान से आप पढ़िए तो सही। एक बार नौकरी मिल जाएगी ना तो 60-70 हजार रुपए सैलरी आएगी, है ना, पूरी जिंदगी भर आएगी। जब रिटायर होंगे तब तक 2 लाख रुपए तक सैलरी पहुंच चुकी होगी, है ना। तो 2 लाख से ऊपर भी हो सकता है कि पहुंच गया हो, क्योंकि स्फीति बढ़ती है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, आप लोग को पता ही है, वेतन आयोग लागू होता है। तो अगर जो अभी 40, अगर जो आप 30 साल के होंगे या उससे कम के होंगे या 30 साल के आसपास के होंगे, तो बड़ी आराम से बहुत स्कोप है आपके सैलरी बढ़ने की, ठीक है। तो फीस बहुत कम है, परेशान ना होइए। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, नहीं तो जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर? ये बोल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत ओहलिन ने दिया था। और ओहलिन ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि साधनों की
कीमतों में जो सापेक्षिक अंतर होता है ना, उसी के कारण दो देश आपस में व्यापार करते हैं। तो साधनों की कीमतों में सापेक्षिक अंतर ही व्यापार का कारण बनता है, ये बात कही गई थी और यही आधुनिक सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत कौन है भाई, किसने दिया था? चलिए अगला कि लाफ्टा उदाहरण है। लाफ्टा किसका उदाहरण है? लाफ्टा किसका उदाहरण है? लैटिन अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन। लाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? लैटिन अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन, बताइए। ठीक है। लाफ्टा का सदस्य देश कौन कौन है, थोड़ा बताइए मुझे तो, कमेंट करके आप लोग कमेंट करके बताइए भाई। ऑप्शन नंबर, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, पूछा जाता है कि लाफ्टा का मुख्यालय कहाँ पे है, कोई बताएगा? कोई बहादुर बच्चा है? कोई बहादुर बच्चा है जो बताएगा कि लाफ्टा का मुख्यालय कहाँ पे है? बताओ भाई। ठीक है, मोंटवीडियो। तो याद रखिएगा कि लाफ्टा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, मोंटवीडियो में है। और लाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? लैटिन अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन। और यह लाफ्टा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की एक विकसित प्रणाली है, ठीक है। और इसके जो सदस्य देश हैं वो अर्जेंटीना है, ब्राजील है, चिली है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, उरुग्वे है और कोई एक देश है, मैं स्किप कर रहा हूं, कोई एक देश और है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, साझा बाजार का, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किसी व्यापार की अदृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए अब यहाँ पे दो बातें आपको समझनी होगी कि व्यापार की दृश्य मद क्या होती है और व्यापार की अदृश्य मद क्या होती है, ठीक है। ठीक है, व्यापार की दृश्य मद क्या होती है और व्यापार की अदृश्य मद क्या होती है, इन दोनों बातों को आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि व्यापार की दृश्य मदें, तो जो आयातित और निर्यातित वस्तुएं होती हैं, अर्थात जो आयात होता है, आयात व निर्यात, इसे व्यापार की दृश्य मदें कही जाती है। मतलब अगर जो आप किसी भी आसान भाषा में याद रखने के लिए, अगर जो किसी भी वस्तु का आप आयात निर्यात कर रहे हैं तो उसे देखा जा सकता है ना। तो आयातित और निर्यातित वस्तुओं को व्यापार की दृश्य मदों में रखते हैं, अर्थात वस्तुओं के निर्यात से आय को, ठीक है। और अदृश्य मद क्या होता है? व्यापार की अदृश्य मदें क्या होती है? तो व्यापार की अदृश्य मदों में सेवाएं आती हैं। सेवाएं, जैसे मान लीजिए कि आप भारत में बैठे अमेरिका की किसी कंपनी के लिए आप सेवा दे रहे हैं, तो ये व्यापार की अदृश्य मदें होंगी। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि एक देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाला समायोजन कहलाता है। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये। कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो ये प्रश्न आपके पास आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं आएगा। इजी सी बात है कि एक देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाले समायोजन को क्या कहलाता है? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे, और कोई? सब बी बोलेंगे, सब बी, जितने बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं। बी वालों के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग।
बी वालों के लिए सभी लोग एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत सुंदर, खूबसूरत। यही पढ़े अभी तक, यही पढ़े अभी तक बी वालों। विनिमय प्रसार कहलाता है ये। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ठीक होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये क्या पूछ रहा है कि बाजार द्वारा निर्धारित हो रहा है। एक छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि अवमूल्यन, अधिमूल्यन ये क्या बाजार के द्वारा निर्धारित होता है? कहाँ पे दिमाग है? अवमूल्यन और अधिमूल्यन ये बाजार के द्वारा होता है क्या? ये बाजार के द्वारा होता है, ये तो सरकार के द्वारा किया जाता है ना। तो यार कहाँ पे गलती कर रहे हैं आप लोग? तो जितने लोग भी विनिमय प्रसार बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि एक देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर ढकेले जाने वाले समायोजन को विनिमय प्रसार कहते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं, कान खोल लीजिए, मेरे इन शब्दों को सुन लीजिए। 3 चीजें हैं जो आपको सफलता दिलाएंगी। सबसे पहली बात आपका मेहनत, ठीक है। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, एक स्ट्रेटजी के तहत पढ़िए। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये जानने आना चाहिए आपको। मेहनत खूब करिए। उसके बाद दूसरी जो बात होती है वो होती है कि धैर्य से प्रश्न को पढ़िए। 50% स्टूडेंट धैर्य से प्रश्न को नहीं पढ़ते। उसके बाद तीसरी जो बात होती है कि कंसंट्रेट होकर प्रश्न को पढ़िए। क्योंकि देखिए इतने सारे बच्चे दे दिए उत्तर और उसमें बाजार किसी के दिमाग में घुसा ही नहीं होगा कि बाजार की बात हो रही है। तो जब बाजार की बात होगी तो सर अधिमूल्यन और अवमूल्यन का तो संबंध सरकार से है, तो बाजार से कैसे होगा? इस तरीके से क्वेश्चन को कैच करिए, इस तरीके से क्वेश्चन को समझिए। अगर जो कंसंट्रेट नहीं रहेंगे, धैर्य बना के प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे, मेहनत से नहीं पढ़ेंगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी। तीनों चीजें जरूरी है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट होके एक एक शब्द को पढ़िए। धैर्य, धैर्य से पूरी चीजों को पढ़िए और मेहनत करिए। ये 3 बातें जब मिल जाएंगी तो आप सफल हो जाएंगे। 3 बातें मिल जाएगी, सफल हो जाएंगे। चलिए अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यता नहीं है? अब जैसे देखिए आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे ना तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इतना देख लेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और तुलनात्मक लागत सिद्धांत, तो उनको समझ में आ जाएगा अच्छा ये डेविड रिकार्डो की बात हो रही है। और पहला ऑप्शन भी दे दिया है, पहला ऑप्शन दे दिया है कि श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है। तो आपको लगेगा अरे वाह, हमने तो बहुत अच्छा कर दिया, हमने तो उत्तर सही कर दिया। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है कि कौन सी मान्यता नहीं है डेविड रिकार्डो की? यही ना पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यता नहीं है। तो नहीं कौन सी है? तो नहीं ये है कि दो देशों के मध्य श्रम पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। उन्होंने क्या बोला था? हाँ ठीक है, डी बोल रहे हैं ना। क्या बोला था? बोला था ना कि उत्पादन के साधन जो होते हैं मतलब उत्पादन का एकमात्र साधन है वो कौन है? श्रम, अर्थात श्रम उत्पादन का साधन है। उसके बाद दोनों देशों के बीच जो रुचि होगी अर्थात जो अधिमान होगा वो बिल्कुल समान होगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? सभी श्रम इकाइयां समरूप होती हैं तथा श्रम की पूर्ति असीमित होती है। फिर उन्होंने क्या बोला था कि टेक्नोलॉजी में नो चेंज, टेक्नोलॉजी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अब जब मान्यताओं को पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा? मैं बार बार बोलता हूँ, डेविड रिकार्डो साहब हो गए, हैबरलर साहब हो गए, सोलो साहब हो गए, किल साहब हो गए, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फेडरिक लिस्ट हो गए, जेएस मिल हो गए, जेबी से हो गए। इन लोगों की मान्यता को हमेशा आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, इनकी मान्यताएं आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। अगर जो नहीं घूम रही है थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत करिए, है ना, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है, जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। अगला, कि विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता नहीं है? प्रतिष्ठित सिद्धांत की बात हो रही है। चलिए, तो प्रतिष्ठित सिद्धांत की बात हो रही है, अब यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है,
तो प्रतिष्ठित सिद्धांत ने क्या कहा था ना कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता भी है। प्रतिष्ठित सिद्धांत कहा था कि पूर्ण रोजगार भी है और पूर्ण प्रतियोगिता भी है। फिर इन्होंने क्या बोला था कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन ह्रास नियम अंततः लागू होता है। फिर इन्होंने क्या बोला था कि अर्थव्यवस्था मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, एक तरफ कृषि है, दूसरे तरफ उद्योग है। फिर इन्होंने क्या बोला था कि मजदूरी जो होती है वो जीवन निर्वाह के बराबर होती है। मजदूरी किसके होती है बराबर? मजदूरी बराबर होती है जीवन निर्वाह के, जीवन निर्वाह के बराबर होती है। अर्थात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना यह था कि एक मजदूर को आप मजदूरी इतनी दीजिए कि उससे वो जीवन निर्वाह कर पाए। जीवन निर्वाह का मतलब कि वो रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए, मकान की व्यवस्था कर पाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि वास्तविक मजदूरी दर प्रथमानुसार निर्धारित होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो विकास का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था उसने ये बोला था कि देखिए मजदूर को मजदूरी उनके जीवन निर्वाह के बराबर दीजिए, अर्थात उन्हें उतना ही मजदूरी दीजिए जिससे वो रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत की मान्यता नहीं है? अवसर लागत, अवसर लागत की बात कौन करता है? हैबरलर साहब करते हैं। बताइए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। अगर जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आप पढ़े होंगे तो कितना आसान सा प्रश्न है। हैबरलर, ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहे भाई? क्या बोला था? 2x2x2 मॉडल, ठीक है। दो वस्तु दो देश दो उत्पादन के साधन, और दो उत्पादन के साधन कौन कौन से? एक श्रम है, दूसरी पूंजी है। 2x2x2 मॉडल है ना हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत, जिसमें दो देश है, दो वस्तु है और दो उत्पादन के साधन है, एक श्रम है, दूसरी पूंजी है। फिर साधन व वस्तु बाजार में दोनों में ही क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। ठीक है, प्रत्येक साधन की पूर्ति को उन्होंने क्या माना था? स्थिर माना था। प्रत्येक देश में उन्होंने पूर्ण रोजगार को भी माना था। कौन सी मान्यता इसमें नहीं है? तो दोनों देशों में दोनों वस्तुओं के उत्पादन में स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है। नहीं, जब स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होगा तो व्यापार क्यों होगा? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। चलिए भैया, पुरुष सिंह जी गुड इवनिंग। समय से क्लास ज्वाइन कर लिया करिए आप लोग। शाम को 7 बजे से 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। 7:10 पे मैं किसी भी कीमत पर लाइव आ जाता हूँ। सभी लोग 7:10 तक ज्वाइन कर लिया करिए। और जो लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद का व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन साहब तो तकनीकी चुनाव की बात करते हैं ना। अमर्त्य सेन साहब तकनीकी चुनाव की बात करते हैं। हर्षमैन साहब असंतुलित विकास की बात करते हैं। रोस्टो साहब विकास के चरण की बात करते हैं, 5 चरणों की बात करते हैं। थोड़ा दिमाग में रिवाइज कर लीजिएगा। कौन कौन? परंपरागत समाज, आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, परिपक्वता की ओर अग्रसर और अत्यधिक उपभोग। गुरनार मेडल की बात करें तो चक्री संचयी प्रक्रिया की बात करते हैं। इजी सी बात है, आप लोग सुमेलित कर रहे होंगे। अगला, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। चलिए भाई, लेवेंस्टीन साहब आ गए। लेवेंस्टीन के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि विकास की गति को मंद करने वाला कारण है। क्या ये बात ठीक है? ठीक है, चलिए भैया, पुरुष सिंह जी बोल रहे कि सर जी आपको नमन प्रणाम करता हूँ, आपके ऑनलाइन क्लास से मेरा एमपी सेट क्वालिफाई हो गया। चलिए भाई ठीक है, बहुत बहुत शुभकामना कि आपका एमपी सेट क्वालिफाई हो गया।
और बस मैं एक ही बात बोलता हूँ, चाहे जिसको सिलेक्शन मिला है और चाहे ना मिला है, जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ, जो लोग सफल हो गए वो लोग इस बात के गवाह हैं कि जितना मैं आपको कंटेंट देता हूँ इससे ज़्यादा आपके पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। ईमानदारी से आप मुझे एप्लीकेशन और यूट्यूब पे दोनों जगह फॉलो करेंगे, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है कि जब रिजल्ट आए तो उसमें सिलेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर मेहनत करते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स की 800 के आसपास क्लास होने जा रही है। सोच लीजिए कितना मेहनत हुआ है, 2-2 घंटे की क्लास, 800 क्लास। कहीं पे मिलेगा आपको 800 क्लास केवल प्रैक्टिस की इकोनॉमिक्स की? नहीं मिलेगा। तो आप हो सकता है कि इस क्लास को न की हो, लेकिन ये सारी क्लास मैं करवाया हूं, मैं मेहनत किया हूं, तो अब मेरे साथ जो जितना मेहनत कर लेगा उसको उतना मिल जाएगा। अब कुछ लोग आते हैं आधे घंटे पढ़ने के लिए, कुछ लोग 10 मिनट पढ़ के चले जाते हैं, उनको ये लगता है कि आधा घंटा 1 घंटा मोर देन सफिशियंट होता है। ऐसा नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। कम से कम 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन और 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे तो पढ़ा करिए, है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं। तो जैसे जैसे आय बढ़ती है व्यक्ति ज्यादा बड़े परिवार का भार वहन कर सकते हैं। नहीं भैया, अब लेवेंस्टीन साहब की वही थियरी आपको पता होनी चाहिए कि लेवेंस्टीन साहब ने कहा था कि देखिए भैया, जब देश में जनसंख्या बढ़ता है तो उससे प्रति व्यक्ति आय कम होता है, प्रति व्यक्ति आय कम होता है तो अर्थव्यवस्था गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है, और गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम मात्रा में निवेश की जरूरत होती है जिससे मांग व पूर्ति को बढ़ाया जा सके, और मांग व पूर्ति बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो ये सही है, आर गलत है। अगला, विकास का प्रबल प्रयास सिद्धांत बड़े पैमाने के विकास के प्रयासों की मांग करता है। प्रबल प्रयास सिद्धांत या बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया था? रोजेस्टीन रोडान ने दिया था, रोजेस्टीन रोडान के द्वारा दिया गया था। प्रबल प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? रोजेस्टीन रोडान ने दिया था। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि रोजेस्टीन रोडान ने कहा कि देखिए, जब अर्थव्यवस्था गरीबी के दुष्चक्र में फंसी होती है तो बड़े पैमाने पे अर्थव्यवस्था में निवेश की जरूरत होती है जिससे मांग और पूर्ति दोनों बढ़ता है, और मांग व पूर्ति बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर होता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सभी विकासशील देश क्षेत्रफल व जनसंख्या में बृहद होते हैं? नहीं भैया, ये तो गलत हो जाएगी। पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? 22 करोड़ के आसपास पाकिस्तान की जनसंख्या है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ऐसा थोड़ी है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या में बहुत बृहद है, लेकिन फिर भी अल्प विकसित है ना, या विकासशील है ना, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि ए सही है, आर गलत है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि हैरड के आर्थिक समृद्धि प्रारूप में यदि वास्तविक विकास दर वांछित दर से अधिक होता है तो क्या परिणाम होगा? ठीक, अब इसके लिए अगर जो आप हैरड डोमर मॉडल पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि ये कौन सी कंडीशन है। जी ए जब ग्रेटर देन जी डब्ल्यू के होगा तो उसमें क्या होगा? अर्थव्यवस्था में तो अनियंत्रित संतुलन स्थापित हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट तो यार पढ़ना पड़ेगा, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न पर विचार करिए और विचार करके बताइए कि उपरोक्त में से मानव पूंजी में विकास सम्मिलित है। मानव पूंजी में विकास, अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि मानव पूंजी में विकास का मतलब क्या होता है। तो जैसे देखिए, जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चों को क्या करते हैं? उनका विकास करते हैं। क्यों बच्चों पे माँ बाप खर्च करते हैं? क्यों माँ बाप बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं? क्यों उनको अच्छा रहने का स्थान देते हैं? क्यों उनको बच्चे को अच्छा संस्कार देते हैं? इसीलिए तो देते हैं ना कि हमारा बच्चा जब शिक्षित हो जाएगा, हमारा बच्चा जब स्वस्थ रहेगा, हमारा बच्चा जब अच्छी जगह पे रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि जब अच्छा सोचेगा, शिक्षित रहेगा, तो वो कहीं भी आय का सृजन कर सकता है, अर्थात वो उत्पादन को बढ़ा सकता है, ठीक है, या आय का सृजन कर सकता है। तो मानव पूंजी में विकास का मतलब ये होता है कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं, शिक्षित, आप शिक्षित होंगे तो उत्पादकता बढ़ाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तो बढ़ाएंगे, आवास में अच्छी आवास आपको मिलेगी तो अच्छा आप सोचेंगे। अधिक उत्पादक क्षेत्रों के लिए श्रमिकों का प्रवास, थोड़ा सा देखिए,
थोड़ा सा देखिए, हाँ ठीक है, अधिक उत्पादक, अगर जो आप शिक्षित होंगे तो आप सेवा क्षेत्र की तरफ मूव कर जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और सामाजिक संरचना में सुधार भी करेंगे, तो बिल्कुल सही है, 2, 3 और 4 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिए, और जो लोग भी अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं वो लोग लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन की घंटी बजा देंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन जब आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है उसके बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी बजा दीजिए, मतलब उसको भी दबा दीजिए, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? कब शुरुआत हुई? ठीक है, 1 फरवरी 1997, 1 फरवरी 1997। गंगा कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 1997। क्या उद्देश्य था इस योजना को चलाने के पीछे? इस योजना को चलाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य ये था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को, नीचे रहने वाले व्यक्तियों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। और सिंचाई सुविधा कैसे उपलब्ध कराना है? ट्यूबवेल के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, ठीक है। सो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि गंगा कल्याण योजना की शुरुआत 1 फरवरी 1997 में होती है। गंगा कल्याण योजना की शुरुआत 1 फरवरी 1997 को होती है, और इस योजना चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि गरीबों में जो सबसे गरीब है उसको किस तरीके से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाए, अर्थात गरीबों में सबसे गरीबों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, किसके माध्यम से? ट्यूबवेल के माध्यम से और नहरों के माध्यम से। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित की गई कब? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कॉपी पेन हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बीमा, कॉपी पेन हो तो लिख लीजिएगा, अच्छी बात बता रहा हूं। राष्ट्रीय कृषि बीमा, ये योजना कब आई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आई? तो ये 1999 2000 वाले वित्तीय वर्ष में आई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया 2010 में, इसे संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कर दिया गया। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसका नाम कब कर दिया गया, कब बदल दिया गया? 2010 में, ठीक है। 2010 में जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना था उसका नाम संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रख दिया गया। और फिर क्या हुआ कि अब बात फिर आ जाती है 2016 में। 2016 में इसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रख दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तीनों बात याद रखिएगा, कॉपी पेन है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा की शुरुआत कब हुई? तो 1999 2000 वाले दशक में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी
लेकिन इसका नाम संशोधित किया गया और संशोधित करके संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना बनाया गया 2010 में, लेकिन 2016 में पुनः इसे संशोधित किया गया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसे समेकित कर दिया गया, या इसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रख दिया गया। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। डी बार, हाँ डी ही बोल रहे हैं ना, ठीक है। अगला कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र तथा राज्यों के संयुक्त व्यय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योजना व्यय सर्वाधिक रहा? 8वीं पंचवर्षीय योजना बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो अब इसको तो अमूमन मैं बहुत बार बताया हूं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मानव पूंजी का विकास करना, ठीक है। और सबसे ज्यादा बल जो दिया गया था वो किस पे दिया गया था? ऊर्जा पे दिया गया था। अगला कि एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है यदि उसकी मांग की आय लोच हो। एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है। विलासिता वस्तुएं क्या होती है? विलासिता का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तुएं जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप आनंद की अनुभूति करने के लिए इन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार हो गया, तो ये ऐसा नहीं है कि कार नहीं रहेगा तो आपकी जिंदगी नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी आप आनंद की अनुभूति करने के लिए या जिंदगी को सुगम बनाने के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रिज हो गया, तो फ्रिज रहेगा तो भी जी लेंगे, नहीं रहेगा तो भी जी लेंगे, लेकिन फिर भी आप फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एसी हो गया, एयर कंडीशन हो गया, एसी नहीं रहेगा तो भी जिंदा रहेंगे, रहेगा तो भी जिंदा रहेंगे। तो ये होती है विलासिता की वस्तुएं। तो विलासिता की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उपभोक्ता अपनी जिंदगी को सुविधाजनक बनाने के लिए या आनंद पूर्वक जिंदगी को जीने के लिए इन वस्तुओं का उपभोग करता है। और विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ती है उससे कहीं ज्यादा तेजी से लोग क्या करते हैं कि इन वस्तुओं पर व्यय करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको नौकरी मिल जाती है, आपकी सैलरी 60,000 रुपये महीने की होती है, लेकिन आप कहेंगे कि अब हम 20 लाख रुपए का कार खरीदेंगे, तो आपकी आय कितनी हो रही है? 60,000 रुपए, लेकिन कार कितने का आपने खरीद लिया? 20 लाख रुपए का खरीद लिया। इसका मतलब कि जितनी तेजी से वृद्धि आपकी आय में हो रही है ना, उससे कहीं ज्यादा तेजी से वृद्धि आप अपने उपभोग व्यय पे कर रहे हैं, विलासिता की वस्तुओं पर कर रहे हैं, ठीक है। तो विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में विलासिता की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप आनंद की अनुभूति के लिए इन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सब विलासिता की वस्तुएं हो गई। रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ये सब विलासिता की वस्तुएं। और विलासिता की वस्तुओं में के संदर्भ में ये देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की आय जितनी तेजी से बढ़ती है उससे कहीं ज्यादा तेजी से वृद्धि उसके व्यय में होता है। तो इसलिए इसकी मांग की आय लोच क्या होती है? इकाई से अधिक होती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास होती है। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक बहुत प्रकार के कंफ्यूजन आपके दिमाग में विद्यमान होते हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को कर सकते हैं। आपको कंप्लीट यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि एक तरफ आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहें और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक तरफ पढ़ते हैं दूसरी तरफ भूलते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक तरफ आप थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ आप नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। वही आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है।
बस 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए। 1.5-2 घंटे आप मुझे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। कहीं भी इधर-उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो आप चाहें तो एक से ज़्यादा बैच में भी पढ़ सकते हैं। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए। अगर जो डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी और जेट के लिए बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत टेट और सेट का बैच मिल जाएगा, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, एलटी ग्रेड के लिए जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, अलग अलग राज्यों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है, छत्तीसगढ़ में सेट की परीक्षा होती है। मतलब आपको इकोनॉमिक्स के सारे बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।